नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। ग्रामीण आजीविका मिशन 1736 वैकेंसी जो निकली है, काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इसका सिलेबस क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जानी है और 40% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। तो इन सभी पॉइंटों पे दोस्तों जो 11 पॉइंट दिए हैं, पहले एक एक करके इनको समझेंगे। और जो दो पोस्ट जिसके लिए हम खास करके दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ पर 17 और 18वें नंबर पे जो पोस्ट है अकाउंटेंट और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, क्योंकि यही वैकेंसी दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आ रही हैं। बाकी सब दोस्तों हायर क्वालिफिकेशन पे वैकेंसी हैं। साथ ही साथ उन वैकेंसियों में दोस्तों एक्सपीरियंस भी बहुत लंबे समय का मांगा हुआ है। तो जो हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं दोस्तों वो इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। MCA, BCA, BTech, PG वगैरह किया हुआ है तो दोस्तों वो उन वैकेंसी के लिए टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसियों की संख्या थोड़ी कम है, किसी में 10, किसी में 9, किसी में 1, इस टाइप से वैकेंसी है। लेकिन इन दोनों पोस्टों की अगर हम बात करें दोस्तों, अकाउंटेंट और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, जो कि ब्लॉक स्तर पे वैकेंसी आयोजित कराई जा रही है, इनकी संख्या भी ठीक ठाक है। अकाउंटेंट के पद थोड़े से कम हैं, कुल 32 पद हैं, और क्लस्टर कोऑर्डिनेट के 1385 पद हैं, यानी कि पदों की संख्या ठीक ठाक है। सैलरी भी ठीक ठाक है दोस्तों, हालांकि ये संविदा की एक जॉब है, उसके हिसाब से देखा जाए तो सैलरी ठीक है। यहाँ पे 10 से 15 हज़ार के बीच अकाउंटेंट की सैलरी है और 12 से 25 हज़ार के बीच क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है। यहाँ पे दोनों ही पोस्ट के लिए दोस्तों अलग अलग सेक्टर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। आप किसी भी सेक्टर में वर्क किए हैं 2 साल, है ना, तब दोस्तों आप इस फॉर्म को भली भांति पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन डिग्री है तो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के लिए अपना फॉर्म आवेदन दे सकते हैं। 25 फरवरी तक आप भली भांति, हमने वेबसाइट वगैरह सब आपको बता रखी है, फॉर्म भी बता रखा है कि कैसे आपको भरना है, स्टेप बाय स्टेप। आप मोबाइल या लैपटॉप दोनों से ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है तो हमने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अच्छे से उस लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और अच्छे से अपना फॉर्म मोबाइल से ही कंप्लीट कर सकते हैं। कोई फीस वगैरह इस फॉर्म के लिए नहीं है। तो हमारी जो बात करने का पर्पस है दोस्तों वो सिलेबस पे बात करेंगे। देखिए अभी इसका कोई ऑफिशियल सिलेबस तो दोस्तों नहीं है, लेकिन अनुमानित काफ़ी सारे जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने बताया है, उसी को देखते हुए हम देखेंगे कि अनुमानित सिलेबस इसका क्या रह सकता है और उसी हिसाब से हम थोड़ी बहुत तैयारी इसकी करते रहें, क्योंकि ये भर्ती अप्रैल और मार्च तक उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाए। मार्च से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अप्रैल के लास्ट तक ये वैकेंसी कंप्लीट करा ली जाएगी। सिलेबस पे हम बात करेंगे दोस्तों। पहले इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया, अगर फॉर्म फिल कर लिया है तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ चुके होंगे। पॉइंट नंबर 1 में ये कह रहा है दोस्तों, राज्य स्तर के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष और जनपद स्तर एवं विकास खंड स्तर पर अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष, अर्थात 18 से 40 वर्ष या अधिकतम 40 वर्ष और मिनिमम 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन उम्मीद यह है कि जहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा जाता है उसमें ज़्यादातर 21 से 40 साल तक के युवाओं को फॉर्म डालने की अनुमति होती है। तो यहाँ पे 3 स्तर पे वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, राज्य स्तर पे, जनपद स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे। तो जो राज्य स्तर पे वैकेंसी है उसके लिए जो आयु सीमा है वो 55 वर्ष है और जनपद स्तर और ब्लॉक स्तर पे जो है उसके लिए 40 वर्ष दोस्तों अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। अगर कोई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी आयु 40 साल से ऊपर हो गई है दोस्तों, OBC या फिर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, OBC SC ST कैटेगरी से हैं आते हैं, तो दोस्तों पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि उनको राज्य के अनुसार छूट भी दी जाएगी, जो उत्तर प्रदेश में छूट के प्रावधान किए गए। पॉइंट नंबर 3 में ये बता रहा है दोस्तों, अभ्यर्थियों को अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा एवं कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान अनिवार्य है। हालांकि कोई डिप्लोमा आपसे नहीं मांगा जा रहा है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा नहीं मांगा जाएगा, लेकिन आपसे पूछेगा कि क्या आप कंप्यूटर की नॉलेज जानते हैं, तो वो विकल्प आपको यस करने होंगे, है ना। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो आपसे थोड़ा सा कंप्यूटर आना चाहिए दोस्तों, इंग्लिश आपकी ठीक ठाक और हिंदी भी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। यहाँ पर अगले पॉइंट में बताया गया दोस्तों कि राज्य सरकार के नियमानुसार महिलाओं और दिव्यांगजनों को अनुमेय आरक्षण का भी पालन किया जाएगा। मतलब जो उत्तर प्रदेश में आरक्षण महिलाओं को और दिव्यांगजनों को दिया जाता है उसी हिसाब से दोस्तों इस वैकेंसी में भी आरक्षण लागू होगा। पॉइंट नंबर 5 में कहा जा रहा है, पदों पर चयनित सभी प्रोफेशनल्स पूर्ण रूप से सेवा प्रदाता के कर्मचारी होंगे, अर्थात सरकार की तरफ से आप लोग कर्मचारी नहीं होंगे। जो सर्विस प्रोवाइडर अर्थात जो आपका एम्प्लॉयर है आप उसके, यानी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, सरकार की तरफ से ये सीधी संविदा दोस्तों नहीं है। आप बात को समझ रहे हैं। ये वैकेंसी जो होगी वो अब सरकार की तरफ से संविदा नहीं है, ये सेवा प्रदाता, इसमें बीच में कोई व्यक्ति है जो आपको ब्लॉक स्तर पे जॉब दे रहा है, वो आप सरकार से पैसे लेगा और वो आपके खाते में पैसे डालेगा। संविदा की वैकेंसी का यही प्रावधान सरकार ने अभी कर रखा है, चाहे वो रोडवेज की वैकेंसी हो, चाहे वो
बिजली विभाग की वैकेंसी हो, इन सब के लिए दोस्तों थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर दिया गया है संविदा के लिए। तो इसमें कोई नई बात दोस्तों नहीं है। पॉइंट नंबर 6 पे आ जाते हैं। भर्ती उपरांत चयनित सभी प्रोफेशनल्स की वैधता 1 वर्षीय परियोजना विधि के अनुसार होगी, परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे। अर्थात देखिए, परियोजना जब तक चलेगी, ये प्रोजेक्ट जब तक चलेगा तब तक दोस्तों आपकी जॉब चलती रहेगी। अर्थात 1 साल के लिए शुरू में आपको एक बॉन्ड भरवाया जाएगा कि 1 साल तक आपको ये जॉब दी जा रही है। जब ये परियोजना आगे चलेगी और सरकार के साथ डील हो जाएगी कि नहीं ठीक है अभी 1-2 साल और इसको कंटिन्यू करो, तो दोस्तों आपकी जॉब चलती रहेगी जब तक कि ये योजना जो 1736 या फिर टोटल पदों की निकालने की जो बात कही जा रही है, तब दोस्तों ये आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। अब सरकार कहेगी तब, अन्यथा की स्थिति में दोस्तों 1 साल के बाद आपको हटाया भी जा सकता है। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। रिक्तियों की संख्या बिना किसी पूर्व सूचना के बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है। तो ये इनके हाथ में राइट्स होता है दोस्तों, भर्तियों की संख्या को बढ़ा अथवा घटा भी सकते हैं। पॉइंट नंबर दोस्तों 8 में कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पास किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त व संशोधित करने का समस्त अधिकार सुरक्षित है। तो इसमें दोस्तों हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये राइट्स इनके हैं, ये ऐसा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 में कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आवेदन हेतु कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा आपसे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बिल्कुल आवेदन होगा। पदों के आवेदन की तिथि 25/1/2022 से 25/2/2022 तक है, जैसा कि आपको विदित है। 25 जनवरी से 25 फरवरी तक आप अपना फॉर्म भली भांति कंप्लीट करा सकते हैं। पॉइंट आता है दोस्तों 11, जो कि सबसे ज़्यादा परेशान किए हुए। सभी पदों की लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने पर ही अभ्यर्थी को अगले चरण हेतु पात्र समझा जाएगा। अब देखिए 40% लिखित परीक्षा की बात यहाँ पर कही जा रही, तो इसका मतलब लिखित परीक्षा तो यहाँ पर होनी है, ठीक है ना। लेकिन इनको सिलेबस भी दोस्तों बता देना चाहिए था कि किस टाइप से ये सिलेबस रहने वाला है और क्या क्या हम पूछने वाले हैं। लेकिन अभी कंफर्म सिलेबस नहीं है दोस्तों, हो सकता है कि लास्ट डेट के बाद ये सिलेबस को अपडेट करा दें अपनी वेबसाइट पर। अभी जो दोस्तों अनुमानित सिलेबस है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके और आप थोड़ी बहुत तैयारी इन टॉपिकों की करते रहें। जैसे कि कंप्यूटर यहाँ पर पूछा जाएगा, बिल्कुल निश्चित है। जीके आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल निश्चित है। 2-4 क्वेश्चन इंग्लिश के भी आपसे पूछे जा सकते हैं, हिंदी के हो सकता है कि 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कम से कम 100 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है, 100 क्वेश्चन ही इसमें रखे जाएंगे। ये एक अनुमान है। अनुमान इसलिए है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एनएचएम की जो वैकेंसी चल रही है अभी, तो एनएचएम में भी दोस्तों इसी टाइप का कुछ सिलेबस होता है, तो उसी के आधार पर लगभग ये वैकेंसी है दोस्तों, तो सिलेबस भी उस टाइप का ही यहाँ पर होगा। जैसा कि यहाँ पे हिंट भी दिया जा रहा है कि कंप्यूटर, हिंदी का ज्ञान और अंग्रेजी का ज्ञान आपसे आना चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे पोस्ट से रिलेटेड भी पूछे जाएँ, मतलब जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का काम होता है, मतलब एक लीडरशिप के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या हो सकता है इसका। तो ये कुछ सिलेबस है दोस्तों, ये अनुमानित है, ऐसे आप कंफर्म ना समझे, अनुमानित है। पहले ही हम आपको बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि ये अभी कंफर्म नहीं है दोस्तों, ऑफिशियल सिलेबस नहीं। ऑफिशियल सिलेबस जब आ जाएगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करा देंगे। ये हम आपको हिंट इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग थोड़ी बहुत तैयारी इस पोस्ट के लिए करते रहें, अगर आपने इसमें फॉर्म कंप्लीट किया हुआ है तो, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे बाद में कि अरे सर मेरे को तो टाइम नहीं मिला तैयारी करने का, वरना मेरा भी सिलेक्शन हो जाता है ना। तो जीके के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनके नंबर भी 20 रखे जा सकते हैं। टोटल समय की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा हो सकता है कि निर्धारित किया जाए, है ना। ये आधार जो लिया गया दोस्तों एनएचएम की वैकेंसी के आधार पर ही सोच के बताया जा रहा है। जैसा कि हिंट भी दिया है इन्होंने कि लिखित परीक्षा जो होगी उसमें 40% अंक लाना कंपलसरी होंगे। रीजनिंग के भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनकी संख्या 20 हो सकती है और 20 नंबर के ये होने वाले। इंग्लिश के भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पर, और एप्टीट्यूड टाइप से जो होता है उस टाइप के भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। सांख्यात्मक एप्टीट्यूड पूछा जा सकता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड पूछा जा सकता है। यहाँ पर कई टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज के भी दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको, और कुछ व्यावहारिक नॉलेज है ना हो सकती है आपसे कि एप्टीट्यूड वगैरह को हटा दें। यहाँ से हो सकता है कि 2 से 3 सिलेबस हट जाएं, या फिर हो सकता है कि ये सारे सिलेबस बने रहें, कुछ अलग से वो पूछ ले आप लोगों से। लेकिन आइडिया यही है दोस्तों कि जो लिखित परीक्षा होती है तो इन्हीं सभी टॉपिकों के आसपास घूमती है। तो टोटल दोस्तों ये 100 नंबर के हो जाते हैं, और 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुविकल्पीय टाइप की परीक्षा होगी आपकी, है ना। परीक्षा पेपर अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में होगा, है ना। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जिनमें 1 घंटे का समय निश्चित किया जाएगा। ये परीक्षा दोस्तों जिला स्तर पर आयोजित कराई जाएगी, ये कन्फर्म है, ठीक है ना। आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। एडमिट कार्ड निकलने के बाद हो सकता है कि आपको मैसेज आ जाए मोबाइल पर और एडमिट कार्ड के लिए लिंक दे दे आपको कि आप अपना एडमिट कार्ड निकाल के परीक्षा देने के लिए आइएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये परीक्षा संपन्न कराई जा सकती है। अब आपको एक हिंट मिल गया होगा कि कम से कम आपको इन सब टॉपिकों पे ध्यान देना है। कंप्यूटर भी आपको थोड़ा देखना है, रीजनिंग, जीके,
है ना। इन सब चीज़ों को भी देखते रहेंगे, इंग्लिश के भी 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। तो आशा करते हैं दोस्तों अब आपको एक इंसाइट मिल गया होगा, अभी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा किसी भी चीज़ को लेकर के। काफ़ी सारे दोस्तों के मन में दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा उहापोह चल रही है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के कि सर्टिफिकेट हम कहाँ से बनवाएं। देखिए, बनवाने का मतलब ये है आपने जहाँ काम किया है दोस्तों, एक्सपीरियंस तो आपको वहीं से बनवाना पड़ेगा। फिर भी आप सोचते हैं कि सर मैंने काम नहीं किया लेकिन फिर भी मैं इस वैकेंसी के लिए कहीं ना कहीं से अपना एक्सपीरियंस बनवा लेता हूं। तो आप ऐसी जगह से एक्सपीरियंस बनवाएं दोस्तों कि अगर बाद में जांच वगैरह भी होने लगे, क्रॉस वेरिफिकेशन करने लगे ये लोग, तो वो पकड़ में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। आप चाहे टीचिंग किए हुए हैं, आप चाहे सुपरवाइजर का काम किए हैं, आपने कुछ भी काम किया है, ठीक है ना। काफ़ी सारे दोस्त करेंगे सर मैंने CSC वगैरह चला रहा हूँ 5 साल से, क्या मैं वो सर्टिफिकेट ला सकता हूँ? तो देखिए दोस्तों, वो आपका स्वयं का काम है। CSC वाला आप ना लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा, है ना। आपने किसी सेवा प्रदाता के यहाँ, किसी प्राइवेट लिमिटेड अर्ध सरकारी संस्था के लिए काम किया है ना, कुछ भी काम किया है आपने, ब्लॉक स्तर पे कोई काम किया, टाइपिस्ट का कोई काम किया है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोई काम किया है, तो दोस्तों वो सिलेबस आप लगा सकते हैं, है ना। सॉरी, सिलेबस नहीं, एक्सपीरियंस लेटर लगा सकते हैं और अपना फॉर्म कंप्लीट करिएगा दोस्तों। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ठीक है ना। आप पहले चरण में शामिल होइएगा, बाद की चीज़ें दोस्तों बाद में कंफर्म हो जाएंगी। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपका क्वेरी है, कोई कमेंट्स है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।